मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मेयर सुरेश कुमार पर आए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 34 और विपक्ष में पड़े 4 पार्षदों के वोट। सदर अस्पताल में अचानक मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण पहुंचे। औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल में मची हड़कंप। और रामबाग स्थित निजी स्कूल में जा रही चौथी के छात्रा को आवारा कुत्तों ने बेरहमी से काटा। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मेयर सुरेश कुमार पर लगे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में पक्ष में 34 और विपक्ष में पड़े 4 मत। एक बार फिर मेयर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। नगर के महापौर सुरेश कुमार अपने कार्य अवधि में तीसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बचाने में विफल रहे। शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके खिलाफ 25 निगम पार्षदों के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 34 और विपक्ष में 4 मत मिले। एक मत रद्द घोषित किया गया, जिसके आधार पर महापौर सुरेश कुमार को पुनः कुर्सी गंवानी पड़ी। मतदान के दौरान वार्ड 1, 5, 6, 11, 19, 20, 26 और 32 के निगम पार्षद सदन में अनुपस्थित रहे, जबकि वार्ड 30 की मंजू देवी ने तबियत खराब होने के कारण मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसके पहले वार्ड संख्या 42 की निगम पार्षद अर्चना पंडित की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक शुरू हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व चर्चा में निगम पार्षदों ने नगर को एक सुयोग्य महापौर दिए जाने पर बल दिया। साथ ही कहा कि सशक्त स्थायी समिति का गठन हो जो शहर के विकास में सतही स्तर पर काम करे और शहरवासियों को गंदगी, कचरा एवं जलजमाव से मुक्ति दिलाए। चर्चा के पश्चात अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का प्रस्ताव रखा, जहां महापौर सुरेश कुमार 4 के मुकाबले 34 मतों से पराजित घोषित किए गए। बैठक में महापौर सुरेश कुमार और उप महापौर मान मर्दन शुक्ला अनुपस्थित रहे। इस दौरान नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आज की बैठक में कुल 39 मत पड़े, जिसमें से 34 पक्ष में थे और 4 विपक्ष में थे। एक मतपत्र रद्द हो गया, तो उसके बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। कहीं ना कहीं मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि हम जब शपथ ग्रहण नहीं लिए तो हम लोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कराया गया। क्या कहना है? जी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। जी, अगली मतदान की तिथि पर निश्चित होने की संभावना है। नहीं, इसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज की बैठक का परिणाम संसूचित किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन से और नियमानुसार कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन से। एक्ट के अनुसार आज माननीय महापौर महोदय जिनके ऊपर अविश्वास आने वाला था तो वो मौजूद नहीं थे। इसके मतलब ये में फिर सदन ने सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा मुझे आज की अध्यक्ष करने का मौका मिला, इसलिए मैंने अध्यक्षता की और चुनाव हुआ, वोटिंग हुए, जिसमें 34 मत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। 4 जी, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे अविश्वास प्रस्ताव? शहर का विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके ऊपर जो केस मुकदमा था, उनका घोटाला था, वही सब के कारण पार्षद नाराज थे। सदर अस्पताल में अचानक मुख्य सचिव औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में कमियां दिखने पर संबंधित अधिकारियों को डांट फटकार लगाई। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण शनिवार को पूरे लाव लश्कर के साथ एसकेएमसीएच पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण के तृतीय चरण से बचाव को चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित 100 बेड को कोरोना वार्ड का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्य सचिव भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर पहुंचे और निरीक्षण के बाद पुनः एसकेएमसीएच आए, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार एवं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा से कुछ आवश्यक जानकारियां भी ली। बाद में मुख्य सचिव सदर अस्पताल आए, जहां टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। फिर मातृ शिशु वार्ड गए और सामान्य वार्ड का भी गहन निरीक्षण किया।
इसके पश्चात मुख्य सचिव सदर अस्पताल में ही स्वास्थ्य महकमे के अलावा अधिकारियों के संग बैठक कर कोरोना के तीसरे फेज से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार, एसएसपी जयंतकांत, सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा आदि पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आज के शेड्यूल की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी ये जो मुजफ्फरपुर में एक ये नवीन कार्य हो रहा है डॉक्टर रविकांत सिंह के इनिशिएटिव से और हमारे राज्य सरकार के सहयोग से, इसको देखना मेरी पहली प्राथमिकता थी आज के शेड्यूल में, ठीक है ना। और बाकी तो कमिश्नर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, इन लोगों से जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और ये खास करके इम्यूनाइजेशन, मतलब ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, टेस्टिंग, ये सब, इन सब चीज़ों पर तो हम इन लोगों को तंग तबाह करते ही रहते हैं बराबर, लेकिन ज़रा सा नज़दीकी से देख करके उसको जानने की, उसकी प्रगति को देखने के लिए आए हैं। यही तो है आज का भी शुरुआत की गई सर, हैं? कोविड केयर वार्ड की शुरुआत, हाँ, उद्घाटन हुआ है। कोविड केयर वार्ड का क्या करना? उद्घाटन हुआ है सर। दिया गया, ये किया गया जो इनॉग्रेट किया गया के लिए ही बना था, तो अभी कोविड कैंसर सारे के लिए। अच्छा, उसी के बारे में तो हमने कहा ना कि ये जो रविकांत जी जो काम कर रहे हैं, तो रविकांत जी उसी वार्ड को तो टेक ओवर किए हैं ना। वो वार्ड इन्हीं का था, फिर उसको कोविड केयर वार्ड बनाया गया, फिर अब वापस इनके पास आ गया, है ना। सर जल्द से जल्द कैंसर अस्पताल यहाँ बन जाए, लोगों को सुविधा मिल जाए, इसके लिए कुछ अपने स्तर से कुछ प्रयास बहुत प्रयास कर रहे हैं, ये लोग सब जानते हैं क्या प्रयास कर रहे हैं। प्रयास हम लोगों की तरफ से राज्य सरकार का पूरा सहयोग है। मोतीझील में मकान निर्माण के दौरान लकड़ी काट रहे राजमिस्त्री के हाथ से हैंडल मशीन छूट गई, जिससे राजमिस्त्री का हाथ और पैर कट गया। शहर के नगर थाना क्षेत्र के मोतीझील में शनिवार को लकड़ी काट रहे राजमिस्त्री के ऊपर हैंडल मशीन चढ़ गया। घटना में उसका हाथ व पैर कट गया, इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं पीड़ित के पैर व हाथ से काफी मात्रा में खून गिरने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। घायल राजमिस्त्री अहियापुर थाना के झपहा इलाके का राम बाबू गोसाई है। घटना को लेकर उसने कहा कि वे बीते 2 माह से मोतीझील स्थित एक मकान में काम कर रहे हैं। शनिवार को वे लकड़ी काटने के लिए पहुंचे थे। इसके लिए मशीन को ठीक से कस दिए थे, फिर ब्लेड लगाकर तार जोड़ने को कहा। इसके बाद वह जैसे मशीन चेक करने लगे, मशीन कूदकर उनके हाथ पर चढ़ गई। बचने की कोशिश में हाथ को काटकर पैर पर चढ़ गया। इसमें उनका दाहिना पैर पूरी तरह कट गया, जिसके बाद खून से लथपथ हालत में उन्हें सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें एसकेएमसीएच भेज दिया गया। कैसे हैं ब्लेड, आप कहीं को मिस्त्री अब तार जोड़िए, तार जो चल रहा था, कोई रुक रहा था, तो हम मशीन छोड़ दिए हैं। अब कहीं अपने जाकर देखते हैं कालन चलता है। उतनी जैसे ही उठे हैं ना, मशीन में वो कूद गया है। हाथ से रोके हैं, इसे हाथ से जो हाथ कट गया, उसके बाद मेरी गोल पर चला गया। कहाँ पे काम कर रहे थे आप? मोतीझील कर रहे थे। किसके यहाँ? गोसाई हो सर। किसके यहाँ काम कर रहे थे? नाम पूछे, मालिक आए पूछे नाम उनको, नाम क्या है। कितने दिन से काम कर रहे थे? काम तो कर 2 महीना से कर रहे। दीपावली और छठ में इस वर्ष मधुबनी पेंटिंग से बने दिए और सूप डगरा लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। इस दीपावली मधुबनी पेंटिंग से सजे दिए जगमग होंगे। ये विभिन्न डिजाइन और आकर्षक हैं। दिए के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति, थाली, प्लेट, कटोरा और ट्रे सहित अन्य वस्तुएं भी हैं। वहीं महापर्व छठ पूजा को लेकर बांस के बने सूप, डगरा और दौरा भी मधुबनी पेंटिंग से बनाने में जिले की कई महिलाएं जुटी हुई हैं। बांस और पेपर मेसी कला से बनी ये सभी वस्तुएं पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इसकी देश भर से मांग है। इस काम में 100 से अधिक कलाकार लगी हुई हैं। दीपावली और छठ पूजा में उन्हें अच्छी खासी कमाई की उम्मीद है। तकरीबन 10 लाख के कारोबार का अनुमान है। जिले के पुरानी बाजार निवासी इप्सा पाठक के साथ अधीरा देवी, गंभीरा देवी, रामरती देवी, शीला देवी, आशा देवी,
व सुधीरा देवी सहित 100 कलाकार बीते 1 माह से दीपावली पर इन वस्तुओं के निर्माण में लगी हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ माने जाने वाले कछुआ, हाथी, उल्लू, पान के पत्ते की आकृति वाले दियों की काफी मांग है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर और बेंगलुरु सहित देश के कई हिस्सों के साथ साथ विदेशों में भी आपूर्ति हो रही है। अब तक तकरीबन 2.5 लाख का कारोबार हो चुका है। वहीं कलाकार इप्सा पाठक ने बताया कि देश भर में रह रहे मिथिला के लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। पूरा कारोबार ऑनलाइन हो रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप और इंटरनेट मीडिया के जरिए ऑर्डर लिया जाता है, कुरियर से सप्लाई की जाती है। कलाकारों को बाजार कीमत पर 60% की बचत होती है। रद्दी कागज और काटन को पानी में भिगोकर लुगदी बना ली जाती है। उसमें 40% मिट्टी व मुल्तानी मिट्टी के अलावा नीम के पेड़ की छाल, नीम की पत्ती का पानी मिला लिया जाता है। इसे गूंथकर मिट्टी की तरह बना लिया जाता है। उसी से दिया सहित अन्य वस्तुएं तैयार की जाती है। ये मिथिला पेंटिंग का ही आइडिया मुझे ऐसे आया कि जैसे सबसे पहले जो लॉकडाउन लगा था, बहुत सारा जो प्रवासी मजदूर लोग था वो लोग घर लौट के आ गया था अपने अपने। तो वैसे में बहुत लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था, तो उनके घर की औरतों को, उनके घर की लड़कियों को, चूँकि ये हाथ का हुनर उनको ऑलरेडी रहता है, तो उनको मैंने ये काम देना शुरू किया। और धीरे धीरे उनको भी उस लॉकडाउन के समय में जब उनके पास कोई जीविका नहीं था, तो इस तरीके से उन लोगों को भी काम मिलने लगा। और हम चाहते हैं किसी भी काम में अगर हम नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, नया प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम मार्केट में अपडेट नहीं रहेंगे, अपनी चीज़ों को लोग तक पहुंचाने में सक्षम नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से जब मैंने सोचा कि क्यों साड़ी, चादर और चीज़ों तक सिमट के रह जाए, तो मास्क का भी प्रयोग मैंने किया था यहाँ। सबसे पहले मास्क पर मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग बना के, और जैसे जैसे जो सीज़न आता है, जिस चीज़ की डिमांड होती है, हम लोग उस चीज़ों में मिथिला पेंटिंग करवा के उनको बाज़ार में लाते हैं। इसके अलावा रेगुलर तौर पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, जो 12 मास चलने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को भी मिथिला पेंटिंग कराते हैं। तो पिछली बार छठ के सीज़न में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी जो लोग बाज़ार जाके लेना नहीं चाह रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना सूप डगरा को घर में रख के, और उसको सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया पर डिस्प्ले किया हमने, और लोग यहाँ से लेके जाते थे, जिसकी वजह से उनको उस टाइम में, कोरोना काल में, कोई भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता था। सारी बुकिंग, सारी डिज़ाइंस फ़ोन पे ही होती थी, और जब बन जाता था तो वो जस्ट यहाँ पे टेक अवे डिलीवरी लेके जाते थे। तो इस तरह से कितने लोगों को रोजगार मिला और मार्केट रिस्पॉन्स कैसा मिला? पिछली बार लगभग हमारा 220 डगरा सूप निकला छठ में। तो रोज़गार देखा जाए तो अप्रॉक्स 75 से 100 लोग मिलके अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जवाहरलाल रोड स्थित SBI की शाखा से नीलामी में खरीदे सोने को लेकर एक व्यक्ति चेक कराने के लिए सुनरपट्टी पहुंचा, तो वह आभूषण पीतल की निकली। गोल्ड ऑक्शन में पहुंचे वित्तीय सलाहकार गौरव कुमार को सोने की जगह पीतल के जेवर देने का मामला सामने आया है। वे शनिवार को शहर के जवाहरलाल रोड स्थित SBI शाखा के गोल्ड ऑक्शन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने नीलामी के दौरान 1,95,000 का सोने का ब्रेसलेट, कंगन समेत अन्य सामान लिया था। उक्त सोने की जांच कराने पर पता चला कि वह नकली है। बैंक की तरफ से उन्हें सोने की जगह पीतल के जेवर थमाया गया, जिसके बाद उनके होश उड़ गए। वह भागे भागे दोबारा बैंक पहुंचे, जहां मौजूद बैंक कर्मियों व शाखा प्रबंधक से मामले की शिकायत की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद मामले की FIR दर्ज कराने में जुट गए हैं। घटना के संबंध में गौरव ने बताया कि वह माली घाट के रहने वाले हैं। 2 दिन पूर्व ऑक्शन के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस दिन ऑक्शन अगले हफ्ते में होने की बात कहकर लौटा दिया गया था। फिर अगली रात कॉल कर बताया गया कि शनिवार को ऑक्शन होगा। इस पर वे बैंक पहुंचे थे, जहां करीब 100 ग्राम सोने के ब्रेसलेट व कंगन समेत अन्य चीजें उन्होंने नीलामी में खरीदा। कहा कि उक्त जेवर उन्होंने 1.95 लाख में लिया है। गोल्ड लेने के बाद वे सीधे एक सुनार के पास पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि सोने नकली हैं। परसों 28 तारीख को ये बताया गया कि यहाँ पे गोल्ड का ऑक्शन है, तो ऑक्शन के लिए मुझे बुलाया गया था यहाँ पे। कल जब बुलाया गया तो फिर कल मुझे वापस कर दिया गया कि आज ऑक्शन नहीं होगा, कि अगले हफ्ते होगा, तो अगले हफ्ते फ़ोन करेंगे। फिर कल रात को मेरे पास फ़ोन आया 7 बजे के आसपास कि गौरव जी कल ऑक्शन है, आ जाइएगा कल सुबह। तो हम सुबह आज आए ऑक्शन के लिए। ऑक्शन में 100 ग्राम सोना था, 99.6 ग्राम
600 मिलीग्राम सोना था, जिसका गोल्ड पेपर पे वैल्यू जो था वो 74 ग्राम का था, 18 कैरेट के उसमें गोल्ड में। तो बैंक का ऑक्शन जो हुआ था वो 1,95,000 मैक्सिमम लिमिट था, जिसमें मेरा बोली जो था वो 1,95,000 का था। 1,95,000 में मैंने गोल्ड लिया। जब गोल्ड लेके मैं यहाँ से निकला और सुनार के पास गया चेक कराने के लिए, तो सुनार बोला कि ये तो गोल्ड है ही नहीं, ये पूरा पीतल है। फिर मैं वहाँ से भाग के फिर बैंक आया, मैनेजर को बोला कि सर ये तो मुझे आप बेवकूफ़ बना दिए, पीतल दे दिए। तो मैनेजर कह रहा है कि भैया जब ऑक्शन होने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप गोल्ड ले गए, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, कि आपको देख समझ के यहीं से लेना था। मैंने बोला कि यहाँ तो आप किसी के वैल्यूअर को बुलाए भी नहीं थे, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इस पे गोल्ड पे जो है पत्थर चढ़ा हुआ है, सोना का पत्थर चढ़ा हुआ है, तो कोई भी गोल्ड घिस के जब देखेगा तो उसको गोल्ड दिखेगा ही, कारण उसके ऊपर पूरा प्लेट चढ़ाया हुआ है एक सोना का। ये जब गोल्ड ले गए हैं, यहाँ से घर लेके गए या फिर डायरेक्ट? नहीं, यहाँ से सीधे हम सोनार के यहाँ गए हैं, गरीब स्थान में सोनार के यहाँ गए हैं, और सोनार वहाँ पे पहले चेक किया तो बोला कि भैया ब्रासलेट, उसमें 2 ब्रासलेट और 4 चूड़ी हैं। तो ब्रासलेट को हिट किया, कारण उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ब्रासलेट को हिट किया तो कलर छोड़ना शुरू कर दिया। फिर जब कंगन को काटा, कंगन को थोड़ा सा काट के जब उसको गलाना चाहा तो कंगन गला ही नहीं। कंगन कितने देर में आप यहाँ लौट आए हैं? मैक्सिमम सर ये पूरा प्रक्रिया 1 से 1.5 घंटे का था। 1 से 1.5 घंटे में मैं चला गया था। मैं वित्तीय सलाहकार हूँ और LIC म्यूचुअल फंड वगैरह का काम करता हूँ मैं। कितना का गोल्ड था और आपको कितना मिला था? मुझे 1,95,000 में मिला था। गोल्ड का अगर पूरा एक्चुअल वैल्यू देखें तो इनका कहना था 2,68,000 रुपये। मरवन PHC में खून से सने एक कपड़े को कुत्ते द्वारा खाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मची हड़कंप। जिले के मरवन PHC के भीतर खून से सने एक कपड़े को कुत्ते के द्वारा खाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो मरवन PHC का है। वीडियो में दिख रहा कुत्ते PHC के भीतर में कपड़े को नोच कर खा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि PHC के भीतर लेबर रूम में उपयोग किए गए कपड़े को किसी ने अस्पताल के भीतर ही फेंक दिया, जिसे कुत्ता नोच कर खाने लगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लेबर रूम में अगर डॉक्टर व नर्स नहीं मौजूद रहे तो कुत्ता नवजात शिशु को भी कभी भी ले जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई, वीडियो की जांच करने का आदेश दिया। इधर मामले में सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। वीडियो में कुत्ता बरामदे में दिख रहा है। एक लाल कपड़े को वह घसीटते हुए ले जा रहा है। कहना मुश्किल है कि किसी ने कपड़े को फेंक दिया है या वार्ड से आया है। इसकी जांच करवा रहा हूँ। पर कुत्ता दिख रहा है, अभी मैंने तुरंत देखा है वो वीडियो को। एक कुत्ता दिख रहा है, लाल कपड़े को घसीटते हुए वो ले जा रहा है। अब वो जो है कहना मुश्किल है कि वो वास्तव में किसी ने वहाँ फेंक दिया या बाहर वार्ड से लेकर के आया। मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ। अगर प्रभारी से मैं पूछ रहा हूँ उसको कि क्या बात है, और कोई अगर दोषी है तो उस पर अविलंब कार्रवाई करें। जिला परिषद सभागार में उत्पाद विभाग द्वारा 99 गाड़ियों की नीलामी की गई। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक मौजूद रहे। बीते 2 दिनों से जिला उत्पाद विभाग में शराब मामले में जब्त गाड़ियों की नीलामी हो रही है। इसमें करीब 143 गाड़ियां की सूची है, जिसमें 99 गाड़ियों का नीलामी हो रहा है। कई गाड़ियों पर केवल एक ही आवेदक है, जिस कारण उन गाड़ियों की नीलामी पर रोक लगा दी गई है। नीलामी जिला परिषद मार्केट स्थित सभागार में चल रही है, जिसमें भारी संख्या में आवेदकों की भीड़ दिख रही है। लोग नीलामी को लेकर काफी उत्सुक हैं। मौके पर पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी असामाजिक या उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने बताया कि अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में जब्त वाहनों की नीलामी की जा रही है, जिसमें करीब 143 वाहनों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें 99 वाहनों पर आवेदन प्राप्त हुआ है। इससे करीब 1 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में समाहर्ता महोदय द्वारा अधिकृत वाहनों की नीलामी की जा रही है, जिसमें करीब 143 वाहनों पर आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिसमें 99 वाहनों पर आवेदन प्राप्त हुए हैं और इससे करीब 1 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
नीलामी कल से ही चल रही है, आज तक चलेगी। कुल कितनी गाड़ियाँ हैं? 143 पर आमंत्रित किया गया था, जिसमें 99 वाहन पर आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 18 आवेदक सिंगल होने के कारण उसकी नीलामी नहीं की जाएगी। शेष आवेदन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली में वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में ट्रेनी स्कूल में जा रही चौथी की छात्रा को कुत्ते ने बेरहमी से काटा। गंभीर अवस्था में छात्रा का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके में शनिवार को ट्रेनी स्कूल जा रही चौथी कक्षा की छात्रा पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस दौरान कुत्तों ने उसे कमर से लेकर पैर तक कई जगह काट लिया। इसके बाद उसे नोचने की कोशिश करने लगे। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर आसपास के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। किसी तरह कुत्ते को भगाया गया, जिसके बाद उसकी जान बच सकी। घटना में बच्ची लहूलुहान हो गई। उसके परिजनों ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पीड़ित बच्ची मूल रूप से कांटी इलाके की रहने वाली है। वर्तमान में वह मिठनपुरा स्थित रामबाग इलाके में परिवार के साथ रहती है।
पीड़ित बच्ची मोहम्मद फैयाज की पुत्री जोया परवीन है। हम स्कूल जा रहे थे। कौन कौन साथ में था? मेरी आपी थी, फिर मेरा 2 भाई था। अच्छा, फिर कुत्ता 5-7 को बैठा हुआ था। फिर वो सब चली गए तो हम पीछे से आ रहे थे, तो कुत्ता उधर से आ रहा था, भमक के हमको दीवार पे टकरा के काट रहा था। और फिर भौंका तो आदमी सब निकल के आया, तो मारा तो भाग गया। ठूना पे, फिर ठूना इसके नीचे। कैसे तुम वहाँ से निकली हो बच के? मेरे काट के भागा है ना, तो आप भी सब मेरी बहन के ओढ़ने से तब ले गई है। क्या कुत्ता था वहाँ पे? 5-7 गो था। आरबीबीएम कॉलेज परिसर में प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाए जाने को लेकर शिक्षक और छात्राओं ने दीप जलाकर संकल्प लिया। आरबीबीएम कॉलेज परिसर में शनिवार को प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने को लेकर शिक्षक, कर्मी और छात्रों ने अपने अपने हाथों पर दीप प्रज्वलित करते हुए प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने का संकल्प लिया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि दीपावली खुशी और सौहार्द का त्योहार है, अंधेरे में उजाले का प्रतीक है, इसलिए हम इस त्योहार को कैसे इको फ्रेंडली बनाएं, इसमें हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है। आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की तमाम शिक्षिकाओं ने, हमारे शिक्षक भाइयों ने और शिक्षकेतर सहयोगीगण हैं, हमारे एनएसएस और एनसीसी की छात्राएं हैं, सब ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संकल्प लिया है। दिवाली हमारी आस्था का एक पर्व है, प्रकाश का पर्व है। प्रकाश से सब कुछ जगमगाए, लेकिन हम सरसों तेल का दिया जलाएं इस अवसर पर, वैसे पटाखे चलाएं जो किसी भी तरीके से खतरनाक ना हो, और चाइनीज़ लाइट्स का हम बहिष्कार करें, और साथ ही हम मिट्टी तेल के दिए न जलाएं, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम कई दीपावली मना सकेंगे। अगर हम पर्यावरण को दूषित करेंगे तो हो सकता है कि ऐसी बीमारियां हो कि किसी की ये आखिरी दिवाली हो या आने वाली दिवाली आखिरी दिवाली हो, इसलिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, तेल के दिए जलाएंगे। गामा क्लासेस के छात्र आदर्श ने आईआईटी की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफल होने पर संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। आईआईटी की परीक्षा में पहले प्रयास में 17 वर्षीय छात्र आदर्श कुमार ने 2579 रैंक प्राप्त किया है। इसी उपलक्ष्य पर शनिवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित गामा क्लासेस परिसर में निर्देशक रवि प्रकाश के द्वारा उपहार देकर आदर्श कुमार को सम्मानित किया गया। साथ ही निर्देशक द्वारा समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को उनके कैरियर के प्रति कई सुझाव दिए गए। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से गामा क्लासेस के छात्र और छात्राएं आईआईटी, नीट, मेडिकल और फाउंडेशन की परीक्षा में अनवरत सफलता पाई है। वहीं निर्देशक रवि प्रकाश ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से छात्र छात्राओं में उत्साह उत्पन्न होता है, जिससे अपने भविष्य के प्रति जिम्मेवारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हर वर्ष हमारी संस्था के छात्र छात्राएं परीक्षाओं में अनवरत सफलता प्राप्त करती है। कि हम बच्चों में ये एक मोटिवेशन लाना चाहते थे, ताकि देखिए बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या होता है, इवन टैलेंट रहते हुए भी वो एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और सही गाइडलाइन नहीं मिलता, जिसके कारण वो क्या होता है कि सही ट्रैक पर नहीं हो पाते। इवन उनके पास टैलेंट बहुत सारा होता है। तो इसलिए हम चाहे कि बच्चों जब आदर्श कुमार का जिनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, हम चाहे बच्चों के साथ उनका रूबरू कराएं, ताकि बच्चे उनसे बात करें, तब वो मोटिवेट होंगे कि जब इसी हमारे ही कोचिंग से, अब इसी सोसाइटी से ये बच्चा आईआईटी में सिलेक्शन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। तो हमारे एक बहुत मैसेज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं हम कि मुजफ्फरपुर में जो भी बच्चे हैं जो इवन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ 7 से कल्चर हम स्टार्ट करते हैं, तो 7 से लेकर अप टू 12 तक जो और इवन कंपटीशन भी, उसमें सारे कम्पिटिटिव लेवल पढ़ाई होता है, क्योंकि ये हमारा जो संस्था है वो ग्रुप ऑफ एनआईटीएन के द्वारा चलाया जा रहा है, और बीइंग एन एसडीओ हम ये इस चीज़ को रन कर रहे हैं अभी। तो मेरा एक मेन मोटिव है कि ताकि इस सोसाइटी में बच्चे अच्छे से अच्छे जगह जा सकें, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेजेस में जा सकें, टॉप कॉलेजेस में जा सकें, डिफरेंट कंपटीशंस एग्ज़ाम में, बड़े कंपटीशंस एग्ज़ाम में जा सकें। तो उनका फाउंडेशन अभी से तैयार करना होता है, जो कि आज हम दिखा रहे हैं आपको कि ये आदर्श कुमार जो है, इसमें फाइनली ये सिलेक्शन जो लिए हैं,
ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बाय द। समरनालय सभागार में जिलाधिकारी ने दीपावली और छठ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को दीपावली एवं छठ पर्व की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर समरनालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने दीपावली पर्व के अवसर पर प्रशासनिक सतर्कता बरतने का निर्देश उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को दिया। इस संबंध में जारी संयुक्तादेश के जरिए विस्तृत दिशा निर्देश का अनुपालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया। छठ पर्व को मनाने हेतु भी तैयारियों को प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। इसके तहत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रांगत छठ पर्व मनाने हेतु उपयोग किए जाने वाले तालाबों घाटों की सफाई करवाने को कहा गया। आगे आने वाले अन्य जो त्यौहार हैं उसमें विधि व्यवस्था संधारण, यातायात नियंत्रण और साफ सफाई को लेकर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें नगर निगम के प्रतिनिधियों के साथ सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिवाली तक जितने भी नदी घाट हैं उनकी सफाई करवाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक घाट पर गोताखोर की तैनाती हो, गोताखोर का नंबर नियंत्रण कक्ष में रहे और नियंत्रण कक्ष कार्य करे। विद्युत विभाग को ये निर्देश दिया गया कि विद्युत की निर्बाध आपूर्ति हो। इसके अतिरिक्त सभी ग्रामीण क्षेत्रों से जितने नदी घाट हैं उनकी भी सूची मांगी गई है। तो मिला जुला करके छठ पर्व और दिवाली पर्व को देखते हुए उसकी साफ सफाई, विधि व्यवस्था संधारण और साथ ही यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ये बैठक की गई थी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय में रिटायर्ड स्टाफ यूनियन के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायर्ड स्टाफ यूनियन के आह्वान पर शनिवार को कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा, रिटायर्ड साथियों की समस्याओं को प्रबंधन गंभीरता से नहीं ले रही है। रिटायर्ड साथियों के 11वें द्विपक्षीय वेतन समझौता के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण, पूर्व में सेवांत लाभ का भुगतान के अवकाश, नकदीकरण का अंतर, ग्रेच्युटी पेमेंट का अंतर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि पीएफ खाता में जमा राशि को प्रधान कार्यालय में जमा था, उस पर पीएफ विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। महासचिव के द्वारा बार बार प्रबंधन को स्मारित भी किया गया, लेकिन प्रबंधन के नज़रों में यूपीजीबी के रिटायरीज की कोई अहमियत नहीं रह गई है। साथ ही प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर लंबित मांगों को लागू नहीं की जाती है तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के रिटायरीज आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे। जो साथी रिटायर हुए उनके पेंशन का निर्धारण अभी पुराने दर पर ही चल रहा है, जबकि जब अब बैंक में 11वां द्विपक्षीय समझौता लागू हो गया, उसके अनुसार वर्किंग स्टाफ का वेतन पुनरीक्षित हो गया, तो फिर अभी तक जो है रिटायरीज को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है। हम लोग लगातार इसके लिए पत्राचार कर रहे हैं और इसके बावजूद भी प्रबंधन के नज़रों में हमारी इस मांग की कोई अहमियत नहीं है। 1/11/2017 के बाद जो लोग रिटायर किए उनका जो है लीव इनकैशमेंट का, ग्रेच्युटी का, सुपरन्यूशन बेनिफिट का, यह सब जो है बाइपर्टाइट के अनुसार डिफरेंस जो है वह भुगतान किया जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि 100 से अधिक लोग हमारे आज के धरना में शामिल हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।